हेलो ऑल दी स्टूडेंट्स। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा का पूरा एफएम पेपर का सेक्शन सी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा पेपर रहेगा, क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लाइव आपके सामने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में से ही पेपर सॉल्व करवाऊँगा, जिससे अगर किसी को भी डाउट है कि मैं कैसे प्रेजेंटेशन करूँ, किस तरीके का फॉर्मूला पुटअप करूँ, किस तरीके से मैं अपने सेक्शन सी का सम सॉल्व करूँ, या तो फिर थियोरी के अंदर कितना डेप्थ लिखूँ, कैसे लिखूँ, प्रेजेंटेशन कैसे करूँ, वो सारी चीज़ें आपको सर इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली है दैट हाउ द होल सेक्शन सी कैन बी सॉल्व्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं सर हमारा आज का ये वीडियो। जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज मैं बता दूँ, वी विल बी कमिंग अप विथ रैपिड रिविजन सेशंस ऑल्सो। सो हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। यहीं पे आपको हमारे FM 3 डेज रैपिड रिविजन के क्लासेस लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए प्रोवाइड करे जाएंगे। ओके, नाउ सर दिस इज द पेपर, द FM March-June 2025 लेटेस्ट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में ये पेपर अवेलेबल है एंड दिस पेपर ओनली हैज़ द सेक्शन सी क्वेश्चंस। ओके सर, दिखने में भले ही आपको 6 क्वेश्चंस लगे, बट डोंट वरी, इट इज़ जस्ट ओनली हैविंग 2 केस ओनली। 2 केस स्टडीज दिए गए हैं जिसमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। यस, क्या है सर? सुलू कंपनी, द फर्स्ट केस इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स स्पोर्ट इक्विपमेंट्स। सुलू कंपनी यूजेज एनपीवी। क्या बात है, पहले से ही बोल दिया गया है कि वी हैव टू फोकस ऑन एन एनपीवी ओनली। आफ्टर दैट, when appraising a new product project, it is currently appraising 2 investment decision. क्या बात है, मतलब we will be having 2 options. Okay, let's start. Decision 1. Okay, great. Sulu company developed a new type of electronic stopwatch which it claims is more accurate than any other currently available. कुछ खास तो प्रोडक्ट नहीं है, बट ठीक है जो है सो। द डेवलपमेंट टीम, यस, okay, just a second. Now there must be some network issue. I'm connecting with it. It must be now resolved. Yeah, let's focus. अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी हुई है, अभी तक मुझे कुछ भी ऐसा हाई फाई इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि जिसको मुझे हाईलाइट कर देना चाहिए, तो जानबूझ के मैं बस उसको पढ़ रहा हूँ। The development team has already put together a basic appraisal to justify 4 year. चलो बढ़िया बात है, 4 साल का प्रोजेक्ट है। सर आई डोंट नो वाई, बट थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे ऑफ बिट लग रहा है दैट प्रोजेक्ट के अंदर सर ईयर 1 के अंदर नेगेटिव कैश फ्लोज है। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर के अंदर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। ओके, सो कुछ लोगों को ये थोड़ा ऑफ बिट लग सकता है, बट जैसा मैं बताऊं सर, एग्जामिनेशंस के अंदर ऐसे सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करिएगा, बिकॉज इट्स इट इजी है। सो देर इज नो टाइपिंग मिस्टेक। एग्जामिनर ने जानबूझ के थोड़ा ऑफ बिट फिगर्स लिए हुए हैं जो यूजुअली शायद आपने ना देखे हो, बट इट्स ओके, एक्सेप्ट करिएगा, है सो है। ओके, काफ़ी बार स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे यार ऐसे कैसे अजम्पशन दिलवाने को बोल रहे हैं। अरे बोला है तो ले लो यार अजम्पशन। ओके ओके, वापस से आते हैं फोकस। व्हाट डू वी हैव? यस, जस्ट अ सेकंड। हाँ, आई होप सो। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है दैट द स्क्रीन may not be fully visible to you, so let me make certain. Yeah, I think now it should be. Yeah, the above forecast figure include research and development cost incurred. Sir focus करिएगा, this is incurred already, so I consider this as an irrelevant cost, so I will ignore it. But unfortunately this is already included, amortized over 4 years on a straight line basis. So that means every year how much figure is already included. So 2 lakh divided by 4, एवरी ईयर 50,000 का खर्चा ऐसा है कि जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है।
विच इज़ अ नॉन कैश आइटम, तो उसको मुझे वापस से एड बैक कर देना पड़ेगा 50,000 के। यस, सो दिस इज द इम्प्लीकेशन, याद रखिएगा। सो फर्स्ट थिंग दैट आई विल हैव टू फोकस ऑन, सही ये मेरा स्टाइल है, मैं बीच में नोट डाउन करना चाहता हूँ तो आई एम डूइंग इट। अगर मैं सेंटर बेस्ड एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरे पास वहाँ पे रफ पेपर भी होगा, तो आई कैन यूज दैट ऑल्सो। ओके, बट एड बैक amortization of 50,000 every year। ओके डन, इसको क्लोज कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। द प्रोडक्शन मशीनरी फॉर द स्टॉपवॉच प्रोजेक्ट विल कॉस्ट 6 लाख। ये हुआ ना सर असली बात, दिस इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। T0 का फिगर अब जाके आपके सामने आया है, याद रखिएगा। ओके, incurred at the start of the first year। start of the first year का मतलब होता है सर फर्स्ट ईयर की शुरुआत, मतलब T0। this means it's a T0 they are talking about। okay, and will have a zero residual value। बढ़िया बात है। depreciation has been included in the above figures on a straight line basis। बहुत ही easy sum लग रहा है मेरे को तो। okay, चलिए, Solo company pays the corporation tax at a rate of 20%। tax is paid at the end of the year, in which it relates, बढ़िया है, that means taxation impact is not in arrears। okay, paid at the end of the year in which it relates, मेरे लिए बहुत important line है। okay, this is taxation is not in arrears। machinery is eligible for the 100% इनिशियल टैक्स अलाउंस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बात है भाई, मतलब डेप्रिसिएशन यू कैन क्लेम इन द फर्स्ट ईयर ओनली। ठीक है, मशीनरी, ठीक है, इनिशियल टैक्स अलाउंस। ओके, है कितने की मशीनरी भैया? 6 लाख। हाँ ठीक है, 6 लाख की मशीनरी है, 6 लाख के ऊपर मे बी we will claim a tax benefit in the first year itself। ओके, याद रखिएगा। बट डोंट वरी, अगर किसी को थोड़ा ऑब्विट लग रहा है तो आई विल बी सॉल्विंग द सम हियर, अभी आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, नॉमिनल आफ्टर, चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ताकि मेरे को बाद में ढूंढनी ना पड़े। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट स्टफ, आई एम हाईलाइटिंग। टैक्स रेट ऑफ 20%। वैसे तो उतना ज़्यादा लंबा केस स्टडी है ही नहीं। ओके, तो कोई इतना ज़्यादा सवाल पैदा नहीं उठता है, बट यूजुअली जो आदत का सवाल है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हैबिट, दिस विल हेल्प यू इन अ प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं। Sulu company also considering 5 other projects with the following details A, B, C, D, E। सर all 5 projects are divisible, मतलब सर इसको टुकड़ों टुकड़ों में एग्जीक्यूट करा जा सकता है। ओके, बट नॉट रिपीटेबल ऑब्वियसली। ठीक है, नन ऑफ द 5 प्रोजेक्ट कैन बी डिलेड। प्रोजेक्ट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये दोनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो साथ साथ में नहीं करे जा सकते हैं, ये सौतन एक दूसरे के। ओके, ड्यू टू द हार्ड कैपिटल रेशनिंग, फाइनेंस फॉर दीज 5 प्रोजेक्ट इज ओनली एंड ओनली रिस्ट्रिक्टेड। क्या बात है, हार्ड कैपिटल रेशनिंग मतलब बैंक वालों ने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखा है। ओके, ठीक है, तो डिसीजन 1 अलग है, डिसीजन 2 अलग है, दोनों को अलग अलग रखिएगा। बोले फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द स्टॉपवॉच प्रोजेक्ट विच इज द डिसीजन 1 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब वो दोनों अलग अलग है। चलिए, ए रिक्वायरमेंट क्या बोलिए अभी के लिए सर? फॉर डिसीजन 1 कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द स्टॉपवॉच प्रोजेक्ट एंड कमेंट ऑन योर रिजल्ट्स। तो 2 चीज़ें करनी है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। 2 स्टफ करना है, एनपीवी कैलकुलेशंस भी करना है, जिसके लिए मुझे लग रहा है कि देयर मस्ट बी 4 to 5 मार्क्स, एंड कमेंट करने के भी 1-2 मार्क रहेंगे। जब तक आप इतने बढ़िया तरीके से रिक्वायरमेंट्स को नहीं पढ़ोगे सर, आप पूरे मार्क्स नहीं ग्रैब कर पाओगे। कोई होते हैं बच्चे कि जो बस पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, और कोई होते हैं परफेक्शन के साथ में रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। ओके, फोकस वापस से। सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एक्सेल शीट के अंदर यू विल बी ओनली सॉल्विंग रिक्वायरमेंट ए, तो बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी डिसीजन ए। ओके, मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पेस रख रहा हूँ, एंड देन आई विल स्टार्ट राइटिंग। देयर आर 4 years, ठीक है,
तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4. वी कैन राइट T0, T1 वगैरह ऑल्सो. Initial investment I am writing, that is negative. If you want you can solve the whole sum with ignoring last 3 zeros. ओके ठीक है. तो ये कैश फ्लो है. बाकी क्या दिया हुआ है सर? ओके इन लोगों ने अपने को सर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है बिफोर टैक्सेशन. तो मुझे तो इसको कैश फ्लो बनाना पड़ेगा. तो प्रॉफिट और लॉस, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट और लॉस है -75,000, देन 25,000 एंड 65,000. डन. इसमें मुझे सर कुछ ऐड डेप्रिसिएशन एंड ऐड अमोर्टाइजेशन. अमोर्टाइजेशन का फिगर याद है? अमोर्टाइजेशन ऑफ आर एंड डी. डन. रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो अमोर्टाइजेशन है वो मुझे एड बैक करना है. वो अपने ऑलरेडी कंप्यूट करके रखा है. फिर भी सर 2 लाख डिवाइड बाय 4. डन. 50,000 हो गया सर. एंड वी विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट. डेप्रिसिएशन भी आई थिंक सो स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है. डेप्रिसिएशन इज बी इंक्लूडेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन ओवर अ 4 ईयर. तो सर उसमें भी आई थिंक सो कोई मसला नहीं है. 6 लाख का मैंने मशीनरी ले रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 4. ठीक है. तो 1,50,000 कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट. डन. मोटा मोटा अपने पास में सर ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ चुका है बिफोर टैक्स. कैश फ्लो बिफोर टैक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है. इज इक्वल टू सम ओके कॉपी डन. लेस टैक्स लायबिलिटी. सर प्राइमरीली तो टैक्स लायबिलिटी जो कंप्यूट होनी चाहिए सर वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स के ऊपर होनी चाहिए. ठीक है. बट सर याद रखिएगा कि हमारा जो प्रॉफिट है उसके अंदर अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन शामिल है. ठीक है. द डेप्रिसिएशन ऑफ द अकाउंटिंग में जो हम लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख. ठीक है. अकाउंटिंग पॉलिसीज विल बी डिफरेंट, टैक्सेशन पॉलिसी विल बी डिफरेंट. जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज मैं जस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे. ओके अभी तक ऐसा कोई भी चीज़ नहीं आया है जिसका कोई खास वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत पड़े. तो कोई बंदा यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती अपना कोई वर्किंग नोट नहीं बनाएगा. ओके वापस से आते हैं व्हाट वी वर डिस्कसिंग सर. कि अपने पास में सर अकाउंटिंग ऐसा बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन लेना है कितनी वैल्यू का? 150, 4 साल का 150, 150 एंड 150. और टैक्सेशन वाला बोला नहीं नहीं हम तो डेप्री पूरा का पूरा दे देंगे पहले ही साल में पूरा 600. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज दैट कि ये जो डेप्रिसिएशन है वो एड बैक कर दिया. तो टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट होगी सर ध्यान दीजिएगा. मेरे को ब्रैकेट करने दो. इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट. ये है आपका लॉस प्लस ये है आपका डेप्री ब्रैकेट क्लोज वॉट एवर कम्स इनटू कितना टैक्स भर रहे हैं हम लोग 20% ना आई थिंक सो. हाँ ओके डन. ऊपर से मे बी हाँ इसको भी ऐड बैक करना भूल गए है ना. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या है. ठीक है उसको भी ऐड बैक करना भूल गए. काम करते सीधे कैश फ्लो के ऊपर ही अपने टैक्स लगा देते हैं. ठीक है. डन. क्यों डेप्रिसिएशन को एडबैक करा सर? बिकॉज जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो हमारे कोई काम का नहीं है. मेरे को टैक्स के अंदर एक सेपरेट डेप्री क्लेम करने को मिलने वाला है और उसके कारण मेरे को T1 में ही टैक्स बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा. ओके सो जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस
एड टैक्स बेनिफिट ड्यू टू डेप्ट टैक्स अलावेंस और कैपिटल अलावेंस यू कैन से, बिकॉज टैक्स में हम इसको क्या नाम से पहचानते हैं, डेप्री को कैपिटल अलावेंस. ओके, एंड नाउ दैट विल गोइंग टू बी नथिंग बट अ 6 lakh which is your initial investment into 20%, 1,20,000. ठीक है, हालांकि ये टैक्स लायबिलिटी आपकी यहाँ पे नेगेटिव जाएंगे क्योंकि इससे रोकड़ा जा रहा है. एक ही मिनट, इसमें कुछ फॉर्मूला में गड़बड़ हो गया है. हाँ, डन डन. और बाकी यहाँ पे 0 0 0. This is finally the cash flows. ओके, क्या फॉर्मूला पुटअप कर रहे हो आपको इधर ऊपर दिखेगा. आपको कुछ भी फॉर्मूला पुटअप करोगे वो विजिबल रहेगा. ठीक है, और यहाँ पे तो फॉर्मूला कॉपी नहीं करने की ज़रूरत है. ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया, ठीक है, प्लस आपकी टैक्स लायबिलिटी प्लस ये आ गया 2,20,000. हाँ, अब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द प्रेजेंटेशन इज़ डन. अभी तक मैंने ऐसा कोई भी हाई फाई प्रेजेंटेशन नहीं किया है, जस्ट मैंने हेडिंग दिया है और थोड़ी सी स्पेसिंग का ख्याल रखा है, थोड़ी स्पेलिंग्स का ख्याल रखा है, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाने का ट्राई करा हुआ है. ठीक है, फॉर्चुनेटली अभी तक मेरे को कुछ भी तरह के का सर वर्किंग बनाने की ज़रूरत नहीं. अगर होती तो मैं नीचे बना देता. ओके, सीधा सर एनपीवी में आ जाता है. सीधा एनपीवी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, कॉमा, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डन. जिसका जिसका प्रेजेंट वैल्यू करना है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया. एंड देन प्लस दिस 6 लाख. कैलकुलेशन इज आंसर इज 48,328. ओके, अगर आप इसको मैन्युअली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ में कंप्यूट करते तो आंसर मे बी डिफरेंट, बट ऑब्वियसली ठीक है, राउंड ऑफ का गलती और मिसमैच हो सकता है. बट एनपीवी आ गया सर फाइनली. सिंपल बात है, कैश फ्लो करा, फिर अपनी शॉर्टकट मेथड एक्सेल शीट का फॉर्मूला. सर आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो नीचे. व्हाट इज़ योर कमेंट? यस, दैट यू कैन राइट. As per the above calculation, decision 1 is having positive NPV of 48,328, which means project A is financially viable assuming the projected profits are earned on time. डन. तो बस छोटा सा ही कमेंट डालना है. सर फ्रेंकली स्पीकिंग, एज यू आर इन अ जस्ट स्किल लेवल, आपके यहाँ पे जब ऐसे प्रैक्टिकल सम्स पूछे जाते हैं तो बहुत कुछ लंबा चौड़ा भर भर के पैराग्राफ भर के कुछ कमेंट डालना नहीं है. अगर उनको आपसे कुछ टाइप ही करवाना होगा ना तो दे विल ब्लंटली आस्क अ थियरी रिक्वायरमेंट एंड दे विल रेडीमेडली गिव यू वर्ड फाइल ओनली. ठीक है, सो राइट नाउ इतना सा कमेंट सफिशिएंट है क्योंकि प्राइमरी रिक्वायरमेंट वाज टू कैलकुलेट एनपीवी. कमेंट तो जस्ट 1-2 मार्क की रिक्वायरमेंट है और वो अपने फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी. ठीक है, तो कोई ऐसा मत सोचिएगा कि अरे सर वन लाइनर में चल जाएगा. हाँ, चल जाएगा. ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है. इन द एग्जाम्स यू विल बी हैविंग वेरी लिमिटेड टाइम, सो यार क्या करें. ओके, जैसा मैंने बोला था सर, प्लीज़ याद रखना, अगर उनको आपसे भर भर के कुछ लिखवाना ही है तो दे विल आस्क थियरी और वो आएगा, डोंट वरी. सर डिसीजन बी के अंदर ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट प्लान बताना है, बट इसके लिए सर अपने को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंप्यूट करके देना होगा. ओके, याद रखिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट्स सर ए बी सी डी एंड आई थिंक सो देयर इज ई, एंड हर एक प्रोजेक्ट का सर इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट इज 510 850। सर ये क्यों कॉपी कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे को आगे फॉर्मूला पुटअप करना होगा, तो ये डेटा मेरे को एक्सेल शीट में चाहिए। डोंट से कि सर ये तो आप गद्दा मजदूरी कर रहे हो, मजदूरी करनी पड़ती है, ठीक है। एनपीवी सर पहले का है 195 350, अरे बाप रे -200, तो इसका तो पीआई कंप्यूट ही नहीं करना है, ये तो रेस से ही बाहर हो गया घोड़ा। ओके, एंड देन इट्स अ प्रॉफिटेबिलिटी index. Still sir, if you want to write, you can write out of these projects we will compute profitability index and accordingly we will decide the optimum इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन। डन। सो मैंने एक इंट्रो लाइन लिख दिया, देन आई स्टार्टेड डायरेक्टली विथ आवर पीआई फॉर्मूला, एनपीवी डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। कॉपी करो पेस्ट करो, इसकी ज़रूरत नहीं है, पेस्ट करो एंड पेस्ट करो। सर अपने को मालूम है कि सर ए एंड बी जो है वो सौतन की तरह है, ए एंड बी साथ में नहीं रह सकते, ऐसा बोला गया है। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसका कॉम्बिनेशन नहीं सोचेगा। अब रैंकिंग देने के ट्राई करते हैं। यस, देखो कंट्रोल जेड भी चल रहा है। कोई बच्चों को अगर लग रहा है यार ये सीसीए की एक्सेल शीट में क्या क्या फंक्शन काम कर रहे होंगे, भाई आप काम करोगे, एक बार लिखोगे तो पता चलेगा ना कि कौन से फंक्शन काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। इसलिए बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आपको मौका देनी चाहिए, ठीक है, जब एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले। पीए के बाद आएगा सर रैंक्स वुड बी, इसका फर्स्ट रैंक आएगा, इसका सेकंड रैंक आएगा, नहीं आई थिंक सो डी का फर्स्ट रैंक है ना, हाँ सॉरी, हाँ चल जा मेरे भाई, मेरे पास माउस नहीं है आज, सिर्फ कीबोर्ड है। हाँ, सो वापस से आते हैं सर। ये 2 नंबर आ गया, ये 3 आ गया एंड ये 4th आ गया। सर हमारे पास में ओनली एंड ओनली वी हैव अ कंस्ट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ फंडिंग ओनली, मैक्सिमम funds that is available to us is how much 2.1 मिलियन, तो 2100 बोले इसको, 2.1 मिलियन 2100। एंड सर सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को डी नाम का प्रोजेक्ट कर ही लेना चाहिए। डी प्रोजेक्ट इज गिविंग हाईएस्ट NPV and has the highest PI. That means project D must be done. ओके, देखो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मेरे पास अगर समय नहीं होता तो मैं इसको इग्नोर करता। ओके डन, प्रोजेक्ट डी को तो करना ही करना है। यस, देन उसके बाद हम लोग कौन सा वाला कर सकते हैं सर, उसके बाद बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल प्रोजेक्ट बी ऑल्सो, उसमें भी बढ़िया खासा सर मेरा अवेलेबिलिटी है। सर प्रोजेक्ट बी is also good enough and having the second best PI, hence project B should also be done. After doing project D and B, we will be left with a small amount of funds which is, सर हमारे पास में
टोटल फंड्स अवेलेबल था 2100 का, उसमें से प्रोजेक्ट डी करने के लिए मैंने 950 स्पेंड कर लिया होगा और प्रोजेक्ट बी करने के लिए 850 कर लिया होगा. दैट मीन्स नाउ आई विल बी हैविंग ओनली एंड ओनली 300 का फंड्स अवेलेबल. यस, विद द अवेलेबल the funds of 300 only, we should execute 50% of project E. Why project E? सर क्योंकि अब B कर रहे हैं तो A तो कर नहीं सकते हैं. अगर B कर रहे हैं तो A तो कर ही नहीं सकते हैं. तो A तो वैसे भी रेस से बाहर चला गया है, C तो वैसे भी रेस में था ही नहीं, और B और D तो कर ही रहे हैं, तो ओनली बचा E. यस, सो सर फाइनल हो गया है दैट यस ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट प्लान. यस, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स करे जाएंगे डी, बी एंड ई. डी में इन्वेस्टमेंट डाला जाएगा 950 का, 850 का, एंड ई में डाला जाएगा 300 का, विच मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2100. आई नो इट्स लिटिल बिट, आई एम गोइंग मच, मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, ठीक है, बट अज्यूमिंग कि यू विल बी हैविंग, मेरे को मैं लिख रहा हूँ अज्यूमिंग कि वी विल बी हैविंग इनफ टाइम, ठीक है. सो वापस से आते हैं सर. इन्वेस्टमेंट्स के बाद आएगा एनपीवी. अगर आपको ये फिर से नहीं लिखना होता तो आप इसी के बाजू में लिख देते सर. यस, एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे लिखेंगे 0%, यहाँ पे लिखेंगे 100%. अगर देखो मैं जो कर रहा हूँ नीचे करने की ट्राई कर रहा था, कंक्लूजन देने की ट्राई कर रहा था विद अ न्यू टेबल, बट अगर नया टेबल नहीं बनाना है बिकॉज समय लिमिटेड है तो ठीक है. यस, इधर है 850, इधर है 950 एंड इधर है 300. ओके, अगर आपको फॉर्मूला डालना है तो इसे फॉर्मूला भी डाल सकते हो, 600 इंटू यस 300 लाइक दिस. देन एनपीवी, यहाँ से आपको एनपीवी मिलेगा 350 इंटू 100% पूरा, एंड यहाँ पे इज इक्वल टू सम. यस, विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2100 you will get an NPV of 857.5. सम खत्म. ओके, मैंने थोड़ा बहुत नीचे थियरी कवर अप करा हुआ है, हालांकि लेट मी टेल यू ये अगर ना होता तो भी चलता, क्योंकि मैंने एक ही टेबल के अंदर सब कुछ डाल दिया है. दीज टू आर अवर फाइनल वंस, ठीक है. इसको अगर आप हाईलाइट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है. और फाइनल टचअप आपका पूरा का पूरा सब कुछ होने के बाद आप दे सकते हो, ठीक है, फाइनल टचअप. एंड इवन एक आध लाइन भी लिख सकते हो. यस, डन. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में आते हैं. डिस्कस 2 रीजंस वाई मे बी सब्जेक्ट टू हार्ड कैपिटल रेशनिंग. सर एक होता है कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस. यस, वन रीज़न, वैसे 4 मार्क का है, ठीक है, तो 2 पॉइंट लिखना है, मतलब हर एक का 2-2 मार्क, तो इस हिसाब से लिखूंगा मैं अपने हिसाब से. वन रीज़न कुड बी दैट सुलू कंपनीज financial performance may not be great and hence the कितने का फाइनेंशियल वो अपना रखा हुआ है, कैपिटल रेशनिंग. यस, ठीक है.
banks have applied capital restrictions of $2.1 million, डॉलर्स आगे रख देते हैं, और Sulu company may also not have the assets to give as mortgage, may not have the further assets to give as mortgage, which again creates a limitation for banks to allow us further debt. Banks sometimes impose capital rationing on certain industries as the projections shows some negative factors coming, may be shows some, the projection shows some negative factors may affect the whole industry, and it may affect our debt repayment capacity. Hence, all the companies involved, companies working in same industry, is seen as riskier company by banks. Yes, एक और इसमें ऐड कर देते हैं, if our recent track records shows that we are facing issues of timely payment of interest, then banks will provide further funds with conservatism only. Hence, hard capital rationing is imposed. Done. ओके तो जो चीज़ें मेरे को पॉसिबल लग रही थी मैंने उसको इंग्लिश के अंदर डाला। सर यहाँ पे भले वो रेड कलर से अंडरलाइन है, इग्नोर इट, वो थोड़ा सा ग्रामरली है बट वो कुछ खास नहीं है, इट्स नॉट अ स्पेलिंग मिस्टेक, ओके यू कैन इग्नोर इट। सो अगर टाइम बद मिले तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ दैट कि आप अपने ही जो लिख रहे हो ना, या आपने अपने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना उसको एक बार शांति से पढ़ो, कि कहीं सेंटेंस लिख रहे थे ना तब जो आ रहा था वो आपने लिख रहे थे, बट एक बार फिर से अब पढ़ लो, जैसे कि बैंक्स समटाइम्स इम्पोज कैपिटल रेशनिंग ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज एज द प्रोजेक्शंस शोज सम नेगेटिव फैक्टर मे अफेक्ट द होल इंडस्ट्री।
तो क्या इसमें मेरे को मेरी साइड से कोई मिस्टेक्स हो चुकी है क्या लिखने में? जैसे मैंने अभी पढ़ा ना, तो मेरे को एक मिस्टेक सामने आई कि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करी है। अगर मैं ना पढ़ता ना और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में चले जाता तो पता भी ना चलता कि मैंने गलती करी है। सो ऑलवेज ट्राई, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन लिखने के बाद एक बार ऊपर ऊपर से पूरा आंसर पढ़ लो, ताकि अपनी खुद की मिस्टेक्स मालूम पड़ सके। और अगर कोई जगह पे ऐसा इंग्लिश ड्राफ्टिंग आपने कर दिया है कि जो अच्छा नहीं है, ओके, तो भी पता चल जाएगा आपको, पढ़ते समय पता चल जाएगा, अरे यार से कुछ ऑफ बिट लग रहा है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई है तो पढ़ोगे तो उस समय पे आपको पता चलेगा, हाँ यार यहाँ पे ये वॉज नहीं आना चाहिए, इसमें वर आना चाहिए, इसमें हैव नहीं हैज आना चाहिए। करेक्ट। सो डन, ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। दिस इज द डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर 4 मार्क्स टेम्पररी। नेक्स्ट है डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ ROC। क्या बात है, वैसे तो हम ROC कभी यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी दे आर आस्किंग अस, यस, क्यों हमको ROC यूज़ करना चाहिए, वाई द ROC शुड बी यूज्ड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा सर, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द हेडिंग ओनली, यस। तो मैं हेडिंग 2 यूज़ करूँगा सर, इट्स एन ईजी एंड easy to understand technique। ओके, मैं सेकेंड लाइन में आ गया वापस से, डन। तो ये मेरा बन जाएगा सर फर्स्ट पॉइंट, easy to understand technique। यस, ROCE is always easy to compute and very easy to interpret also। Managers of the company are being given with simple percentage of the return on capital, which irrespective of their background will easily understand and will make the decision based on ROCE without any finance background। Decision whether project should be done or not। That तो एक तो easy to understand टेक्निक है, यस। देन उसके बाद ROCE का सेकंड एडवांटेज में हम क्या रख सकते हैं सर कि ROCE वैसे तो पॉजिटिव पॉइंट्स कम, नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा ही है, ठीक है। तो मैं एक और पॉइंट्स मेंशन करने की कुछ ट्राई करता हूँ सर। कंपेरेबल हो सकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो प्रॉफिट्स बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। ये एक अच्छी बात याद आ रही है सर। हाँ, यूजुअली एनपीवी वगैरह के लिए कैश फ्लो चाहिए। अब कैश फ्लो में भी मेरे पास रेडीमेडली हो या ना हो, बट इफ देर इज सम टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स तो वो तो इजीली अवेलेबल हो जाती है। ओके, ROCE technique requires the profit figure and capital figure which are easily readily available from the P&L, from the financial statements। Unlike while NPV
or IRR techniques are based on cash flows which needs to be projected and computed separately, but ROC is based on profits. Its calculation can be quick as it needs readily available data from P&L. डन बाकी तो डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है सर। मुझे यहाँ पे बोला गया है डिस्कस करने को बोला गया है, ठीक है। सो एक्चुअली में देखने जाए ना तो मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज भी इसके मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट मी ट्राई टू राइट डाउन 1 or 2 डिसएडवांटेज ऑल्सो, ठीक है। डज नॉट consider the time value of money. CE does not consider the present value of future profits, hence it's criticized by many finance professionals and it due to this drawback it's not widely used even if it's easy to compute. If company wants to evaluate a project in a perfect way, then ignorance of TVM is not table. And the last disadvantage also, sir, there is a mismatch of the accounting policy. Different companies may have different policies and hence their profits may differ due to policies adoption in accounting. This affect the ROCE directly and hence it does not become the comparable technique for Okay, so I think this is more than sufficient for 5 marks requirement. Okay, I tried my best कि मैं थोड़ा सा प्रॉपर कंटेंट लिखूँ विद प्रॉपर हेडिंग्स एंड ऑल. अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे को 4 पॉइंट्स लिखने हैं बट रिक्वायरमेंट से सिर्फ 5 मार्क की है तो यू कैन स्किप
दिस हेडिंग्स, ठीक है, और हर एक के लिए आप वन बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यूजुअली कैसे थियरी रिक्वायरमेंट लिखनी उस पर्सपेक्टिव से जा रहा था, तो यूजुअली थियरी रिक्वायरमेंट्स इतनी इजी टू नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इजी टू गो थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। सो मैंने इस हिसाब से करा है। एज द मार्किंग्स आर वेरी लो, तो अगर इसमें से और कुछ काटा कूटी कर सकते हो तो इट्स ओके, नॉट मेजर इश्यू, ठीक है, यू कैन डू इट, ओके। नाउ आई थिंक सो द सम हैज चेंज। नेक्स्ट सम हमारे पास में आ रहा है ग्रो कंपनी का। द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ग्रो कंपनी, ओके। तो ये है हमारी 5th रिक्वायरमेंट, एंड देन इसके बाद है हमारे पास में, ओके, ये तो पूरी की पूरी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, 12 मार्क्स की है, रेशियोज कंप्यूट करने हैं, ओके। इसके बाद व्हाट डू वी हैव, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, चलो डन है। सो सेकंड वन इज द हमारा पूरा का पूरा थियरी, ओके। पहले वाले में आ जाते हैं, सर कुछ रेशियोज कंप्यूट करने बोल रहे हैं, बट ओनली एंड ओनली वर्किंग कैपिटल रेशियोज याद रखना भैया, नॉट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। एंड एनालाइज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इवेल्युएट वेदर गो कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन ओवर ट्रेडिंग। नाउ किसी को अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इफ एनीबडी डजंट हैव मच आइडिया अबाउट द ओवर ट्रेडिंग, ओके। तो सर ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है लॉजिकली, सर धंधा होना चाहिए ओनली एंड ओनली कैपिटल की मदद से। सर कैपिटल है, यस, आइदर फॉर्म ऑफ डेट एंड इक्विटी, कैपिटल है तो असेट्स है, ओके, असेट्स है तो धंधा है ना। कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जो इन्वेंटरी खरीदते हैं, यस, इन्वेंटरी नाम की असेट खरीदते हैं, बट उधारी में खरीदते हैं, मतलब पेएबल्स खड़े हुए हैं, मतलब हायर करंट असेट्स, हायर करंट लायबिलिटी, ओके। एंड देन दे वेट कि इन्वेंटरी मेरी बिकेगी तब मैं मेरे पेएबल्स को चुकाऊंगा। सर ये क्या तरीका हुआ धंधा करने का, उधारी पे माल खरीदा एंड देन यू आर वेटिंग। देन सर एक और एग्जाम्पल देता हूं, सर ओवर ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है। दूसरी तरीके से क्या हो सकता है, सर मैं धंधा करने के लिए अपने रिसीवेबल्स को भर भर के क्रेडिट पीरियड देने लग गया, बोले 60 दिन बाद पेमेंट करना। सर इतना ज़्यादा आप रिसीवेबल्स से बोल रहे हो कि तुम 60 दिन बाद पेमेंट करना, है ना। सर तो उसके लिए तो आपको माल दे देना पड़ेगा, आज हाँ माल देना पड़ेगा, मतलब आज ही आज आपको माल खरीदना पड़ेगा, तब जाके आप माल बेच पाओगे। हाँ खरीदना पड़ेगा ना, कहाँ से खरीदोगे, सर खरीदूंगा ना सप्लायर से, उसको पेमेंट 60 दिन बाद है। मतलब यू आर जस्ट एंड जस्ट हैविंग एन इंटरमीडियरी, आप सिर्फ इंटरमीडियरी हो, माल खरीदा भी उधारी में, बेचा भी उधारी में, एंड इस आशा में बैठे हो कि जब रिसीवेबल से पैसा आएगा मैं पेएबल्स को पेमेंट कर दूंगा। या तो फिर काफी सारे बिजनेस क्या करते हैं पता है, माल खरीदते हैं ओवरड्राफ्ट पे, ये भी बहुत गंदी टेक्निक है। आप ओडी पे माल खरीद रहे हो, ओडी इज जस्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है, इसके बेसिस पे धंधा नहीं होना चाहिए। ओडी जरूरत पड़े तो यूज करो, साल में 2-3 बार, ओके, इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी, बट उसके बेसिस पे पूरा का पूरा बिजनेस नहीं होना चाहिए सर। सो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो बिजनेस के लिए अच्छे नहीं है। इस तरह के से अगर कोई बिजनेस कर रहा है देन इट्स कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। क्या सर हमने बैंक लोन नहीं लिया, हमने डिबेंचर्स नहीं लिए, हमने बॉन्ड्स इश्यू नहीं करे, हमने इक्विटी इश्यू नहीं करा, हमने पेएबल्स को बोला कि ओ पेएबल्स तुझे मैं 60 दिन के बाद पेमेंट करने वाला हूं, मतलब करंट लायबिलिटीज को बढ़ा रहे हो और सामने सर असेट्स खरीदते जा रहे हो। ये तो कैसी बात हो गई सर कि मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा ओडी लेके, अरे यार लैपटॉप इज अ नॉन करंट असेट विच मस्ट बी फाइनेंस्ड विथ लॉन्ग टर्म फंडिंग ओनली ना, मुझे इक्विटी रेज करना चाहिए या तो फिर डेट लेना चाहिए। ये क्या बात हुई, ओके। सो सर यू आर जनरेटिंग एन असेट्स, यू आर इंक्रीजिंग योर असेट्स, बट वो असेट्स के पीछे
कौन सा फंडिंग है? पेएबल्स का। फंडिंग क्या है? ओडी का। ऐसे शॉर्ट टर्म फंडिंग से आप अपनी असेट्स जनरेट कर रहे हो क्या? गलत बात है। दिस इज अ वेरी बैड बिहेवियर, इसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। बट आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, फील आ रही होगी कि जो आजकल के ज़माने में लोग बहुत करते हैं कि असेट्स खरीदते हैं ओडी लेके, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके। यस, सो वापस से आते हैं सर, यहाँ पे इस बिजनेस में क्या है? बिजनेस तो ग्रो होता हुआ टोटली दिख रहा है सर, टोटली आई कैन टोटली फील हियर दैट बिजनेस इज ग्रोइंग, बट इतना सारा बिजनेस का ग्रोथ आया कहाँ से सर? इतना ज़्यादा माल बेचने के लिए ज़्यादा माल खरीदना भी पड़ता है। यस सर, लास्ट ईयर तक COGS था 720, इस साल COGS है 1300 का। ओके सर, प्रॉफिट्स तो बढ़ा, आई एग्री, बट सर डेट नहीं लिया, देखो इंटरेस्ट वही का वही है। तो दिस इज द फर्स्ट साइन दैट वी आर एक्सपांडिंग विदाउट टेकिंग एनी फंडिंग। तो ये है ना, थोड़ा सिग्नल है। क्या है ये? एक साइन है कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए सर, धंधा बड़ा बनता है कुछ नए कैपिटल से। हाँ सर, इट मे बी पॉसिबल, आई एम नॉट डाउटिंग, कंपनी ने अपने लास्ट ईयर का जितना भी प्रॉफिट्स कमाया था ना, उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। उन सारे के सारे प्रॉफिट्स को अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर अंदर संभाल के रखा है, विच इज कॉल्ड इंटरनली जनरेटेड फंड्स। ओके, इंटरनली जनरेटेड फंड्स मेरे पास है, एंड इसीलिए मैं एक्सपांशन कर रहा हूं। हाँ ये पॉसिबल है, बट देन उसके लिए मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी रिटेन्ड अर्निंग बड़ी है। सर बड़ी है, आई टोटली अग्री सर। मैं बात करूं यहाँ पे कितना बड़ा है रिटेन्ड अर्निंग्स सर, 265 लेस 161, यस, डिवाइड बाय 161, दिस 64% से आपका रिटेन्ड अर्निंग बढ़ा है। एंड हाउ मच इज योर रेवेन्यू इंक्रीज्ड? रेवेन्यू में इंक्रीज जो दिख रहा है मेरे को वो ये है, 1530 लेस 900 डिवाइड बाय 900। सर रेवेन्यू में मेरा जो इंक्रीज है वो 70% का है, ठीक है। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर एक चीज़ बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं। लेट्स सी और क्या क्या डिटेल्स है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी हैव टू सी। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि ओवर ट्रेडिंग पे फोकस ये है कि हमारा बिजनेस बड़ा बन रहा है, बट ये बिजनेस बड़ा बनने के पीछे फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दैट फंड्स। ओके सर, एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो थोड़ा वो भी मेरे लिए क्वेश्चनेबल है कि सर एब्सोल्यूट टर्म्स में फोकस करें। सर मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ यस 104 मिलियन से, 104 मिलियन से, और मेरा रेवेन्यू बढ़ा है, मेरे खर्चे बढ़े हैं सर 720 से लेके 1300। डन। 580 से तो मेरा परचेजेस बढ़े हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा है। ऑन द अदर साइड मेरा रिटेन्ड अर्निंग तो सिर्फ 104 मिलियन है। तो एब्सोल्यूट फिगर में आपको थोड़ा सा ऑफ बीट फील होगा। इंटरेस्ट है सर, टैक्सेशन है, वो तो बराबर है। नीचे आ जाते नॉन करंट एसेट। सर नॉन करंट एसेट खरीदी है भाई, 50 मिलियन की खरीदी, फंड्स कहाँ से आया भाई? अगर तुमने नॉन करंट एसेट खरीदी है तो सामने फंडिंग शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, ओके वो चेक करते हैं। इन्वेंटरी, क्या बात है, बढ़िया से बढ़िया माल खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, फंड्स कहाँ से आया? रिसीवेबल्स को लटका, आप रिसीवेबल्स को क्रेडिट ज़्यादा देने लग रहे हो, क्या बात है? मतलब माल खरीद के माल बेच रहे हो, बेचने के बाद बोल रहे हो कि मेरे को फंड्स नहीं चाहिए, मेरे को तुम 6 महीने बाद दे देना पैसा। रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं सर, लास्ट ईयर तक जो रोकड़ा पड़ा था वो सारा का सारा हमने गायब कर दिया। 44 मिलियन का कैश पड़ा था वो खर्च कर दिया। क्यों? क्योंकि रिसीवेबल से पैसे आ नहीं रहे हैं, और पेएबल्स को तो टाइम टू टाइम शायद चुकाने पड़ते होंगे, ब्याज चुकाना पड़ता होगा। यस, सो इसलिए कैश सारा गायब होता जा रहा है, पेएबल्स को बहुत लटका रहे हैं। देखो लास्ट ईयर तक पेएबल्स था 63, इस बार पेएबल है 143। पेएबल्स भी भर भर के सर हम लोग बढ़ रहे हैं। ओवरड्राफ्ट सर, लास्ट ईयर जो हमारे पास में पॉजिटिव कैश बैलेंस थी वो ओडी में तब्दील हो गई। मतलब हम ओडी का सहारा ले रहे हैं ताकि हम बिजनेस को एक्सपांड कर सके। यस, ज्यादा से ज्यादा इन्वेंटरी ले सके, और वो इन्वेंटरी को रिसीवेबल्स में बेच सके, बोल के कि पेमेंट अभी नहीं चाहिए, बाद में दे देना पेमेंट, ठीक है।
सो ये सारे गफले हैं। अरे सर इक्विटी से भी फंडिंग नहीं लिया आपने, देखो तो सही। ओनली एंड ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस इज योर छोटा मोटा रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। और किसको मालूम कि इस रिजर्व्स के अंदर क्या क्या रिजर्व्स शामिल है। सर लोन भी नहीं बढ़ा रहे हो, पहले भी 200 का लोन था, अब भी 200 का लोन है, बट हाँ असेट्स बढ़ानी है आपको। यार ये कैसी बात होगी? जाहिर सी बात है असेट्स बढ़ेगी तो आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ेगी, बट लायबिलिटीज में कौन सा चीज बढ़ रहा है देखो तो सही आप। ओनली करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज इन असेट्स आर बीइंग फाइनेंस्ड थ्रू करंट लायबिलिटीज। यस, so there is a clear cut sign of over trading, yes, but I will have to prove it via and ratios। ठीक है, so first of all एक्सेल शीट का काम खत्म कर लेते हैं सर। यस, देर आर वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे रेशियोज है, बट उसके ऊपर आने से पहले जरा ओवर ट्रेडिंग प्रूव करते हैं। सेल्स का इंक्रीज देखते हैं सर, एब्सोल्यूट इंक्रीज भी लिखता हूं और परसेंटेज इंक्रीज भी लिख रहा हूं मैं। 630 का इन परसेंटेज टर्म्स में यस 70%। देन उसके बाद है सर इंक्रीज इन, और बहुत सारी चीज़ें सर इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री भर भर के इंक्रीज हो रही है सर। मेजरली ओवर ट्रेडिंग है ना, बैलेंस शीट से मालूम पड़ेगा। सेल्स मैंने इसलिए लिखा बिकॉज ताकि मुझे बताना है कि देखो यार सेल्स इंक्रीज होना मतलब धंधे का एक्सपांशन करने के ट्राई कर रहे हैं। नाउ याद रखिएगा बिजनेस का एक्सपांशन एक इम्पोर्टेंट चीज से आता है, आइदर आप उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देने लग जाओ तो आपका सेल्स बढ़ता है, या तो आप डिस्काउंट्स देना चालू कर दो तो सेल्स, तो आपका प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ेगा, धंधा बड़ा बनेगा। डिस्काउंट दोगे तो ज़्यादा माल बिकेगा, ठीक है, कॉम्पिटिटर के बदले आपका माल बिकना चालू हो जाएगा। बट डिस्काउंट विल अफेक्ट योर प्रॉफिट्स, डिस्काउंट विल अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी। अभी जितना मार्जिन कमा रहे होगे, सो लास्ट ईयर जितना मार्जिन कमाया होगा उसकी कंपेयर में इस बार मार्जिन परसेंटेज टर्म्स में मार्जिन कम होगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डज दिस कंपनी डू टू इंक्रीज देयर सेल्स। ऐसा तो क्या कर रही है कि जिससे सेल्स इंक्रीज हो रहा है? एक तो इंक्रीज इन इन्वेंटरी हो रहा है 107 लेस 59 सर, 48 का इंक्रीज आ रहा है। बट सर एक काम करते हैं, इन्वेंटरी डेज भी कंप्यूट कर लेता हूँ, है ना, इन्वेंटरी डेज, ठीक है चलो देखते हैं वो बाद में करते हैं। अभी के लिए परसेंटेज इंक्रीज इज वेरी सिंपल, यस 0.80 81% का इन्वेंटरी जंप, क्या बात है। इंक्रीज इन रिसीवेबल्स 252 लेस 111, क्या बात है 127% का जंप, बढ़िया। इंक्रीज इन पेबल्स भी तो अच्छा खासा हो रहा है 143 लेस 63, डन, क्या बात है। पेबल्स भी भर भर के बढ़ रहे हैं, 126% से बढ़ा, ऑलमोस्ट 127% से बढ़ा, ऐसा बोल सकते हैं। यस इंक्रीज इन रिजर्व्स हो रहा था सर हमारा, थोड़ा बहुत तो फंडिंग घर से लाए हैं 265 लेस 161, यस 104 एंड 64% से रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है सर। देन आफ्टर हमारे पास में 2006 एंड 2007 का डेटा लेते हैं, यस प्रूफ करने के लिए। सर प्रॉफिट मार्जिन चेक करें एक बार, यस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2006 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था मेरा सर 180 का ऑन
सेल्स ऑफ 900, ठीक है, तो मेरा 180 डिवाइड बाय 900, तो माय प्रॉफिट मार्जिन वाज 20% एंड अब हो गया प्रॉफिट मार्जिन 230 ऑन अ सेल्स ऑफ 1503. सर क्लियर कट विजिबल है, प्रॉफिट मार्जिन घटा है. यस, इस एक्सपांशन के चक्कर में आपने अपनी मार्जिन्स को इम्पैक्ट करा है. इट्स ओके, ठीक है, बट इट इज़ अ साइन दैट हम प्रॉफिट मार्जिन लूज करने के लिए रेडी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लेके आ जाओ. तो ये तो जोमेटो जैसी स्ट्रेटेजी हो गई, पेटीएम जैसी स्ट्रेटेजी हो गई, XYZ हर एक स्टार्टअप के जैसा हो गया कि मार्जिन गया भाड़ में, लॉस करना है तो लॉस करो, बट हाँ बुक्स के अंदर सर बस रेवेन्यू लेके आ जाओ. ओके, सो दैट इज़ द सिनारियो. आगे बढ़ते हैं सर. और वैसे तो इन्वेंट्री का तो देखा ही है, बट इन्वेंट्री डेज भी कंप्यूट कर लेते हैं. पहले हमारे पास में सर इन्वेंट्री पड़ी रहती थी 59 की, है ना, 59 की इन्वेंट्री, और उस समय पे सेल्स करा करते थे 900 का, है ना, एंड मल्टीप्लाई विथ 360 करूँ, 365 छोड़ो, इट्स ओके, 360 कर देते हैं, तो 23.6 डेज समथिंग कुछ आ रहा है हमारा. यस यस, देन उसके बाद है सर, अब है इन्वेंटरी हमारी 107 डिवाइड बाय, इधर क्या है 1530, यस 25, इधर क्या लिखा मैंने, हाँ डन. ओके, तो इन्वेंट्री थोड़ी ज़्यादा समय तक पड़ी रह रही है सर हमारे पास में. उसके बाद क्या हो रहा है सर, रिसीवेबल्स भी है. ओके सर, और यहाँ इन्वेंटरी के अंदर मैंने गलती से सेल्स ले लिया, COGS लेना चाहिए था, तो इधर 720 आना चाहिए, है ना, और यहाँ पे आना चाहिए COGS ऑफ 1300. हाँ, रिसीवेबल्स के अंदर अब जाते हैं, उसमें सेल्स आएगा रिसीवेबल्स है 1 डिवाइड बाई 900 इंटू 360 44, इधर पेस्ट कर देते हैं. अरे फॉर्मूला ने हाँ आया, हाँ सर, फिगर वुड बी 252 एंड 1530. डन. सो रिसीवेबल्स डेज एंड लास्ट कंप्यूट कर लेते हैं अभी पेएबल्स डेज. पेएबल्स डेज की क्या हालत है, उसमें भी हम COGS ही लेंगे सर ऑब्वियसली. लास्ट ईयर तक हुआ करता था 63 डिवाइड बाय सर COGS है 720. डन, इंटू 360, 31 डेज ऑलमोस्ट. एंड इसी को कॉपी करके ये फिगर्स चेंज कर देते हैं. 63 143 and this time COGS is 1300. डन, 39. डन. तो सर क्लियरली विजिबल है हमारे पास में. इसके डेसिमल्स को कम कर दे. decimal place 0. okay, done, आ गया सर, perfect. so these are the days, yes, which is rounded off. okay, and these are the percentage. profit margin के ब्रैकेट में आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ब्रैकेट में इट्स अ परसेंटेज. डन. सो सर फॉर्मूला सर आ गया सर, रेशियोज मैंने कंप्यूट कर लिया. आप जो इसका पूरा का पूरा मेरे को इवेल्युएशंस वगैरह करना है वो सर इसी के नीचे आई थिंक सो करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक सो इसके बाद वाली रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी की पूरी अलग से थियोरेटिकल है. कैलकुलेशंस के 6 मार्क्स थे, मैंने मोर देन सफिशिएंट कैलकुलेशंस कर दिया है टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशंस. सर 6 मार्क, अभी इसमें 12 मार्क में से 6 मार्क तो कैलकुलेशन के है, तो मुझे इसके अंदर जो डिस्कशन करना है ना वो सिर्फ 6 मार्क का करना है.
ओके, तो 8-9 बुलेट पॉइंट भी अगर मैंने ढंग से लिख दिया तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है सर। बुलेट पॉइंट लिखते हैं अभी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर ट्रेडिंग की डेफिनेशंस लिख देता हूँ। ओवर ट्रेडिंग अकर्स, ओवर ट्रेडिंग will be identified with few indicators such as business expansion, comma, how is it funded, comma, changes in assets and liabilities, okay. Rapid expansion can be the sign of over trading. Here the company, grow company, has achieved great expansion overall as compared to last year 2006. Sales has risen by how much percentage? 70%. To achieve such a growth in sales, company have surely offered more credit period to receivables and also may have reduced the price of the goods, which can be seen, found, which can be identified with profit margins. Margins are declined from 20% to 15%. Also, this growth in business is not funded with long-term debt or equity finance. Grow company may have used the internally generated funds to purchase the non-current assets and fund the working capital requirements. Drastic rise in inventory and receivables has impacted the working capital of company. On the other side, the bank OD, bank balance is negative and
payables are also increased by 126%. All of these affected working capital position negatively since last year. All the above aspects clearly shows that current assets such as inventory and receivables are being funded through OD and payables. This is clear sign of over trading where company does not use long term finance for expansion from solvency perspective. This can lead to disaster if no action taken by company. Although currently situation is not situation is manageable बिकॉज करंट असेट्स उसके पास कितनी है 359 की है करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी जो है वो 154 की है एज द दिस इज ऑफ ओनली 154. But the careful attention is required or for this or company should think of taking long-term funding to fund this increase requirement of working capital. For now, we will not be majorly be worried because of the solvency is not impacted, but action is needed for future. Done. ओके सो आई होप सो आप देख रहे होगे यस कि मैंने कैसे कैलकुलेशंस एंड उसके अंदर के सारे पॉइंट्स को कैसे हैंडल किया है. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वीडियो कि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक चीज़ सिखाता फिर ठीक है, बट मैंने जस्ट अपनी बात रखी, मैं क्या बताना चाहता था, क्या क्या बेसिस पे मैं अपने जजमेंट्स देना चाहता था एंड आई डिड इट. हालांकि इसमें से कोई भी चीज़ स्टडी टेक्स्ट में से उठाई हुई नहीं है,
मेरे को बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग। अगर मेरे को कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैं अपने खुद से लिख सकता होना चाहिए। दो इश्यूज हो सकते हैं आपके साथ में, आइदर आपको कॉन्सेप्ट ही ना आ रहा हो इसलिए आप कुछ ना लिख पाओ, और सेकंड थिंग आप इंग्लिश में उतने कॉम्पिटेंट नहीं हो इसलिए आप कुछ ना लिख पाओ। ओके, आपको इसका एक ही सॉल्यूशन करना चाहिए सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वर्स्ट टू वर्स्ट कम सिचुएशन में वी रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स कि आप तो फिर है ना सेक्शन ए और बी में हाईएस्ट मार्क ग्रैब करने की ट्राई करो। अपने सेक्शन ए भी इतने बढ़िया बना लो, अपने कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग बना लो, ठीक है, कि सेक्शन ए बी का हर एक एमसीक्यू आपका बढ़िया से बढ़िया सही होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप वहां पे 60 में से 40 मार्क्स आराम से लेके आ रहे हो तो आपको सर थोड़ा सेफ साइड होने की जरूरत है। ओके, देन यू कैन हैव अ सेफर साइड, बट सर दिस इज हाउ यू शुड राइट अ थियरी। सेम वे सर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, ठीक है। अगेन व्हाट वी कैन डू सर, हेडिंग्स दे सकते हैं और हेडिंग्स के बाद यस लेट मी ट्राई, यस एडवांटेजेस के अंदर लेट मी ट्राई द फर्स्ट। क्या पूछा है सर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच एज कंपेयर टू एन एग्रेसिव अप्रोच। सर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अग्रेसिव कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब फट्टू किस्म का इंसान। फट्टू किस्म का इंसान क्या होता है सर, फट्टू किस्म का इंसान हमेशा सर लायबिलिटीज बने उतनी कम रखता है, खास करके करंट लायबिलिटीज। सर करंट लायबिलिटीज के ऊपर फोकस क्यों है, क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। फट्टू किस्म का इंसान सर करंट असेट्स खरीदता तो है या इन्वेंटरी खरीदता तो है, बट नॉट कि वे ओडी लेके इन्वेंटरी खरीदे। अब वो इन्वेंटरी मार्केट में ना बिकी तो तुम ओडी को रुपया कैसा चुकाओगे, ठीक है, ओडी कैसे रीपे करोगे। पेबल्स, सपोज पेबल्स के जरिए तुमने इन्वेंटरी खरीदी, अब इन्वेंटरी ना बिकी बट पेबल्स को 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद चुकाना तो है, ठीक है। तो ये फट्टू किस्म के इंसान क्या होते हैं सर, लिमिटेड लिमिटेड क्या करते हैं सर, लायबिलिटीज अपने पास रखते हैं, ओडी एंड पेएबल्स, ठीक है। एंड दे यूजुअली टेक अप अ बैंक लोन, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस रखते हैं ताकि उसके सर पे वो प्रेशर ना बना रहे, ठीक है। सो कंजर्वेटिव अप्रोच के एडवांटेज सर, इट कंजर्वेटिव अप्रोच गिव्स क्या, फाइनेंस मैनेज करना थोड़ा इजी बन जाता है और इट क्रिएट्स बेटर सिक्योरिटी, टू बोरोवर एक्चुअली, हाँ हमारे लिए थोड़ा सेफर है। इफ वी फंड अवर assets through the OD or it will create a risk. What if that these are short term finances which must be paid in 3 or 4 months. Hence, if you follow the conservative approach of working capital, you will take bank loan of 3 or 5 years, which means long term debt is taken to fund the current assets. Or company can use equity funds
or internally generated funds to fund for working capital needs. बट यही उसका डिसएडवांटेज बन जाएगा. ओके, तो लेट मी राइट डाउन, मुझे याद आ रहा है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ एडवांटेजेस. क्या डिसएडवांटेज बनेगा? कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस, as if we follow the conservative approach, then we will take long term debt or equity, but these sources are costlier as compared to short term fund sources like OD. Usually short term funding like OD will be much cheaper as it's less riskier due to its short duration, but equity funding will be the costliest funding. Yes, if you use it for working capital. Hence, the conservative approach will cost the company ओके. देन आफ्टर है हमारे पास में और क्या एडवांटेजेस हो सकता है सर? रीपेमेंट, यस, कैन बी मैनेज्ड if you have the long term funding to if you have the long term funding to finance the trade or receivables, you are not worried for the financial difficulty as if receivables takes more time to repay because your funding is long term and hence doesn't require repayment immediately. Okay, done. सो सर इस हिसाब से अपने को शांति से लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना है, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है, बट द वॉट एवर यू यूज़, वॉट एवर यू राइट, इट मस्ट बी प्रॉपरली ग्रामेटिकली, या तो अंडरस्टैंडिंग वाइज प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ और प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ में होना चाहिए सर. ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट शुड बी रिटर्न. सर मार्किंग के हिसाब से कितनी डेप्थ के साथ में लिखना है. बहुत ज़्यादा सी ACCA डजंट रिक्वायर मच ऑफ द डेप्थ, बट वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ के में मत जाइएगा. आई नो सजेस्टेड आंसर्स हो गया या तो फिर एग्ज़ाम किट के आंसर्स हो गए, वो सारी चीज़ें भर के डेप्थ होगी, बट आपको डेप्थ की चिंता नहीं करनी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड.
ठीक है। सेकंड थिंग, एक्सेल शीट्स वगैरह भी अगर आप करिए तो कुछ हाई फाई प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो भी चलेगा, एंड मोमेंट में जाके आप कुछ ऐसा हाइलाइटर वगैरह कर सकते हो, ओके। बाकी कोई फॉर्मेटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि यस, आप जब एग्जाम में लिख रहे होगे अपना आंसर तो यू विल बी हैविंग अ बिगेस्ट कंस्ट्रेंट एंड दैट इज कॉल्ड अ टाइम कंस्ट्रेंट, ओके। तो आई टोटली अंडरस्टैंड, तो मैं उसी हिसाब से आपको सारे रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ, ओके। बट हाँ, हर बार की तरह सर फॉर्मूलाज यूज़ करना भूलना नहीं है, मैन्युअली कोई फिगर लिखना नहीं है, ठीक है। तो अगर दिस इज़ हाउ, अगर आप इस तरीके से अपना आंसर ड्राफ्ट करोगे तो ईजीली आप 60, 70, 80% मार्क्स ग्रैब कर लोगे ईजीली, ठीक है। और किसी का बहुत बढ़िया हर एक चीज़ परफेक्शन के साथ गया हो तो किसको पता फुल मार्क्स भी मिल जाए। हालांकि ACCA फुल मार्क्स बहुत ही रेयरली देता होगा, ठीक है। सो आई होप सो ये वीडियो पसंद में आया होगा, और अगर आपको कोई भी तरीके की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, अदरवाइज आप हमारे LMS पोर्टल के अंदर टिकट भी रेस कर सकते हो और हम आपका डाउट्स सॉल्व करके देंगे। यस सर, और भी ऐसे वीडियोज़ और भी इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे के सारे दीपन सर के हर एक वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। यस।